आज का पहला सवाल है अ टिन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल when 6 bottles of oil was taken out and 4 bottles of oil was poured into it, it was 3/4 full. How many bottles of oil can the tin contain? ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर। इस सवाल में कह रहा है कि एक टिन है जो कि ऑयल का है, जिसमें हम ऑयल स्टोर करते हैं, वो अभी 4/5 पोर्शन उसका ऑयल से भरा हुआ है। फिर हम अगर उसमें से 6 बॉटल ऑयल निकालते हैं और 4 बॉटल ऑयल वापस डाल देते हैं तो उसका 3/4 पोर्शन ऑयल से भर जाता है। तो हमें बताना है ये जो हमने बॉटल्स यूज़ की हैं वो कितनी बॉटल्स हम यूज़ करें ताकि वो जो टिन है वो पूरा भर जाए, या फिर बेसिकली टिन को भरने के लिए हमें कितनी बॉटल्स यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। देखो, जो टिन है उसकी जो कैपेसिटी है हमें नहीं पता, तो हम उसको x मान लेंगे। हमें नहीं पता कि टिन की कैपेसिटी क्या है। सिमिलरली जो बॉटल्स हैं उनकी भी कैपेसिटी हमें नहीं पता है कि उनके अंदर कितना ऑयल आता है, तो हम वो मान लेंगे वो y है। ठीक है, टिन की मान ली x और उसकी मान ली y। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो, लेट द कैपेसिटी ऑफ टिन इक्वल टू x एंड कैपेसिटी ऑफ बॉटल इक्वल टू y। हमसे कह रहा है कि इनिशियली वो कितना भरा हुआ था, टिन 4/5 भरा हुआ था। तो इनिशियली वो कितना भरा हुआ होगा, 4/5x, क्योंकि उसकी कैपेसिटी x है और 4/5 पोर्शन भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो इनिशियली वो 4/5x भरा हुआ था। लेकिन हमने क्या किया, उसमें से 6 बॉटल ऑयल निकाला और फिर 4 बॉटल ऑयल डाल दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि नेट हमने 2 बॉटल ऑयल उसमें से निकाला है, क्योंकि 6 बॉटल ऑयल हमने निकाला और 4 वापस डाल दिया, यानी कि नेट हमने 2 बॉटल ऑयल उसमें से निकाल लिया। या इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारे पास जो इनिशियल जो टिन में ऑयल था वो कितना था, 4/5x, क्योंकि उस टिन की कैपेसिटी है x और उसका जो 4/5 पोर्शन है वो भरा हुआ है। तो यानी कि इनिशियली जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल थी टिन में वो थी 4/5x। अब इसमें से हमने क्या किया, 6 बॉटल ऑयल निकाल लिया। अब जो एक बॉटल की कैपेसिटी है वो हमने मानी है y, तो अगर 6 बॉटल्स निकाल ली तो 6y माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने 4 बॉटल वापस से डाल दी तो अब 4y ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके अंदर डाली है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, मतलब ऑयल की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो ये तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो भी 2y ही आएगा। और डायरेक्टली हम ये बोल देते कि 2y उसमें से हमने निकाल लिया तो भी सही होता। तो अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, 4/5x माइनस 6y प्लस 4y होगा। फिर ये बोल रहा है कि जब हमने ये प्रोसेस कर ली तो हमारा जो टिन है वो 3/4 भर गया। ठीक है, पहले 4/5 था, अब जब 2 बॉटल्स निकाल दी तो 3/4 भर गया। तो 3/4 भरने का क्या मतलब है, उसकी कैपेसिटी है x, 3/4x। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब आप सोचोगे ये तो एक ही इक्वेशन बनी इस पूरे क्वेश्चन से, हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें तो x और y दोनों हैं। जब x y से 2 वेरिएबल आते हैं तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। लेकिन ये सवाल बिना उसके हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन द टिन कंटेन, यानी कि टिन को भरने के लिए कितनी ऐसी बॉटल्स चाहिए। अब आप सोचो, देखो ये हम कैसे निकालेंगे, कितनी बॉटल्स चाहिए। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा x/y। क्यों निकालना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पानी की टंकी है 30 लीटर की, उसे हमें भरना है 10-10 लीटर की बॉटल्स से। ठीक है, या मान लो 2-2 लीटर्स की बॉटल से हमें एक बड़ा पानी का स्टोरेज का कुछ है उसे भरना है। तो हमें अगर पता लगाना पड़े कि ऐसी 2 लीटर की कितनी बॉटल्स यूज़ होंगी, तो हम क्या करेंगे, जो उस पानी की टंकी की कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे जो एक बोतल की कैपेसिटी है उससे। ठीक है, तो यही करते हैं हम। तो हमें यहाँ पे x/y निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे टिन की कैपेसिटी है वो x है, जैसे कि यहाँ पे पानी की कैपेसिटी 30 थी, मतलब वो जो स्टोरेज टैंक है उसकी कैपेसिटी 30 थी, तो यहाँ पे हमारे टिन की जो कैपेसिटी है वो x है। तो x ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एक बॉटल की कैपेसिटी, और एक बॉटल की कैपेसिटी हमने क्या मानी थी, y। तो इस तरीके से हमें केवल x/y निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें x और y दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इक्वेशन से भी हो जाएगा। तो हमें पता पड़ गया हमें x/y निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन चुका है। देखो, 4/5x माइनस 2y इक्वल टू 3/4x, ये दोनों में x है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब 4/5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना आएगा, 1/20 आएगा, और यहाँ पे x तो था ही सही, और एक 2y। हमें क्या निकालना है, x/y, तो हम y को इधर ले आएंगे
तो x/y क्या हो जाएगा 20 × 2 यानी कि 40, यानी कि हमें 40 ऐसी बॉटल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो वो टिन है वो भर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो एक इक्वेशन देख के घबराए नहीं, हर बार ज़रूरी नहीं 2 इक्वेशन से ही सॉल्व हो, क्योंकि इसमें ये हमसे नहीं पूछा कि x और y के अलग अलग वैल्यूज़ निकालो, हमसे तो पूछा है कि x/y क्या आएगा। तो इस तरीके से हमने SSC CPO का ये सवाल सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल है ये एक ईजी क्वेश्चन है। क्या है सवाल कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 मस्ट बी एडेड टू इटसेल्फ टू मेक द सम 1 कंप्लीट 1/14, यानी कि 4/7 को किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 4/7 ऐड करें ताकि 1 कंप्लीट 1/14 बन जाए, जो सम है वो इतना बन जाए। लेकिन इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है इस इटसेल्फ वर्ड की वजह से। क्या हो सकता है, देखो ऐसे तो ये सवाल बहुत आसान है। इसमें बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, 4/7 को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो हमने फ्रैक्शन मान ली कि x है और ये सवाल पूछा गया था SSC CGL के अंदर, ठीक है ना। तो हमने x मान ली, फिर मल्टीप्लाई किया 4/7 x, फिर इटसेल्फ हमें ऐड करना है तो हमने 4/7 ऐड कर दिया और वो हो गया ये। तो ये तो सवाल आसान बन गया, फिर आप सॉल्व करोगे तो 7/8 आ जाएगा। लेकिन इसमें इटसेल्फ वर्ड की वजह से थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 मस्ट बी एडेड टू इटसेल्फ, अब इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हमें, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 4/7 x प्लस फ्रैक्शन ऐड करनी है। अब इस सवाल का ये मतलब है या ये मतलब है वो हमें कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हमें ये करना है या ये करना है। अगर आपने ये कर दिया तो गलत आंसर आएगा। तो इसीलिए ये सवाल मैंने करवाया है यहाँ पे, ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पे हमें ये करना है कि 4/7 का क्या फ्रैक्शन होगा जिसको अपन 4/7 में ही ऐड कर दें तो ये आ जाए। तो इस सवाल का कहने का मतलब था कि हम 4/7 ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये इटसेल्फ वर्ड की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो इसीलिए यहाँ पे 4/7 ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर जो आएगा वो 7/8 आएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लैंग्वेज की वजह से, ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार। अब इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, हो सकता था इसका मतलब ये भी हो सकता था। तो ठीक है, कभी कभार ऐसे सवाल आ जाते हैं, इन पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बाकी के सवाल कीजिए जिनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ये वाला सवाल करते हैं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और पूरा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़, इफ़ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर एबसेंट, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यानी कि एक क्लास है जिसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 3/5 पार्ट गर्ल्स हैं और बाकी के जो हैं वो लड़के हैं। 3/5 पार्ट जो है लड़कियां हैं और बाकी के लड़के हैं। बाकी के लड़के हैं मतलब 2/5 लड़के हो गए, ठीक है ना। और 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर एबसेंट, यानी कि उस स्कूल में किसी दिन गर्ल्स का 2/9 पार्ट, गर्ल्स जितनी गर्ल्स हैं उसमें से 2/9 लड़कियां जो है वो एबसेंट हैं और लड़कों में से 1/4 पार्ट एबसेंट है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि हमें बताना है कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो पूरे स्टूडेंट्स का कितना पार्ट है। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं। अब यहाँ नंबर नहीं बताना कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, बताना है व्हाट पार्ट, यानी कि फ्रैक्शन बतानी है हमें। फ्रैक्शन का मतलब है कि ऊपर हमें लिखना है टोटल बच्चे जो प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो P/T है ना, ये हमें करना है। ये नहीं बताना कि प्रेजेंट कितने हैं, क्योंकि पार्ट पूछा है यहाँ पे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमसे बोला गया है कि 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं पता है, अननोन है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, x है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या हो जाएंगी, 3/5 पार्ट है तो 3/5x हो जाएंगी। इसी तरीके से अब बॉयज़ नहीं बता रखा, लेकिन ऑब्वियसली अब 3/5x लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, x माइनस 3/5x, टोटल माइनस गर्ल्स यानी कि 2/5x। अब जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स एब्सेंट हैं वो कितनी हैं, वो है 2/9 ऑफ गर्ल्स, यानी कि जितनी गर्ल्स हैं उसका 2/9 पार्ट। गर्ल्स कितनी है 3/5x, उसका 2/9 पार्ट, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एब्सेंट बच्चों से मतलब नहीं है, हमें जो निकालना है वो प्रेजेंट का निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही
एब्सेंट से हम प्रेजेंट वाले बच्चों का निकाल लेते हैं, मतलब प्रेजेंट वाली गर्ल्स का नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट कितनी हो जाएंगी, 7/9। चूँकि भाई 2/9 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी होगी, 7/9। सिंपल सी बात है ना, देखो टोटल गर्ल्स क्या जो 1 - 2/9 आप करोगे तो क्या आएगा, 7/9 आएगा। 2/9 पार्ट अगर एब्सेंट है तो 7/9 प्रेजेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 7/9 ऑफ 3/5x, ठीक है, यानी कि 7/9 इंटू 3/5x यानी कि 7/15x। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ बॉयज़ प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, देखो एब्सेंट कितने हैं, 1/4 एब्सेंट है जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 1 - 1/4। तो ये वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, और ये किसका पार्ट है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 2/5x। तो हमें निकालना पड़ेगा 3/4 पार्ट ऑफ 2/5x, यानी कि 3/4 इंटू 2/5x। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3/10x, यानी कि इतनी गर्ल्स जो है प्रेजेंट हैं, इतने बॉयज़ जो है प्रेजेंट हैं। अब हमें बताना है कि फ्रैक्शन बतानी है कि कितने बच्चे जो है प्रेजेंट हैं। टोटल बच्चे प्रेजेंट वो कितने होंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, गर्ल्स हैं 7/15, बॉयज़ हैं इतने, तो इनको ऐड कर देंगे और फ्रैक्शन निकालने के लिए डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारी जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगी बॉयज़ प्लस गर्ल्स प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हमने माने थे x, और बॉयज़ प्लस गर्ल्स आएगा 7/15x जो कि यहाँ पे मिला था, और 3/10x जो यहाँ पे मिला था। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 7/15 प्लस 3/10x, आप दोनों में कॉमन लोगे तो ये बाहर आ जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 23/30, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23/30। ये पूछा गया था SSC CGL में, सॉरी 23/30। अगला सवाल करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 51, द मिडिल वन इज़, यानी कि 3 नंबर्स का सम 51 है और मिडिल वन क्या है। अब देखो देखते ही सवाल में मत कूद जाना कि 3 नंबर्स का सम जो है वो 51 है, तो मान लेते हैं XYZ है नंबर, अच्छा x + y + z जो है वो 51 होगा। हाँ, फिर आगे क्या करोगे, अब मिडिल नंबर कैसे पता लगाओगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव जैसे 1 2 3, ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि बिना किसी नंबर को मिस करे हुए, ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव नंबर पूछ रहा है, हमें XYZ मानने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या मान लेंगे उन नंबर्स को, मान लो अगर ये 1 है वो x है तो 2 क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। x हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से नंबर्स हैं और उनका समय हमें 51 के इक्वल करना है। तो हमने मान लिया नंबर्स को मान लिया, x अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, इनका सम जो है 51 आता है। इसको आप सॉल्व करोगे, x + x + x इज़ 3x, 1 + 2 इज़ 3, इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा 16, 51 - 3/3। तो मिडिल नंबर क्या होगा, हमसे मिडिल नंबर पूछा है, डायरेक्ट 16 आंसर मत लिख देना, मिडिल नंबर पूछा है। मिडिल नंबर क्या होगा, ये वाला होगा ऑब्वियसली, x + 1 तो हो गया 16 + 1 17, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ज़रूरी नहीं है आप x + 1 x + 2 मानो, आप कुछ भी मान सकते हो। आप चाहे बीच वाले नंबर को x मान लो, आगे वाले को x - 1 मान लो और इसको x + 1 मान लो। अब इनको ऐड करोगे आप तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 3x आएगा, ठीक है। और इनका सम कितना आता है 51, तो x कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और x हमारा मिडिल नंबर था अगर हम ये नंबर्स मानते तो, इसलिए यहाँ से भी आंसर 17 आ जाएगा। तो कुछ भी आप मान सकते हो, बस उनके बीच का गैप जो है वो 1 1 का ही होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 4th। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।